हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, LT शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आधारित हैं RTE 2009 और NCF 2005। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस पर आधारित क्वेश्चंस का हमेशा से एग्ज़ाम में बोलबाला रहता है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखें, चाहे आप CTT के पेपर उठा के देखें, चाहे आप UPTT, चाहे उत्तराखंड टैट, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे और 50 घंटे। देखिए दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 45 घंटे। RTE एक्ट 2009 के बारे में दोस्तों आप जानते ही हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हो गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की एक तरीके से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ओके, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित एक आपका प्रावधान है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ करवानी है, यह इसका उद्देश्य है। ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा यह आर्टिकल 21A या 21 क में वर्णित है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, तब इस आर्टिकल को लाया गया था 21A को, ठीक है ना। ये चीजें आपको RTE से संबंधित याद रखनी है, एक के बाद एक। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ओके, आपको बताना है कि कहाँ निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, या फिर नियमित विद्यालयों में। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें समेकित शिक्षा की, समेकित यानी समावेशी शिक्षा भी इसको बोला जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा दोस्तों वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को, जैसे कि आपके मंदबुद्धि बालक हैं, अंधे बालक हैं, बहरे बालक हैं, या फिर प्रतिभाशाली बालक हैं, उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक आपकी केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंटर्ड स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर्ड के द्वारा ये स्पॉन्सर्ड की गई स्कीम है। इसका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है दोस्तों। इसका उद्देश्य यही है कि जो विभिन्न अक्षमताओं वाले जो बालक हैं ना, उनको नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बालकों के संग शामिल करने से है। ओके, यानी कि जो आपके अक्षमता वाले बालक हैं उनको भी नियमित कक्ष या हम कह सकते हैं नियमित विद्यालय में शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराना है। ओके, ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक तरीके से विशिष्ट उद्देश्य है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जो आपके निःशक्त बालक होते हैं, निःशक्त का आप समझ रहे हैं ना, कि जो आपके अक्षमता वाले बालक हैं उनको आपने, जिनमें कोई भी ऐसी अक्षमता नहीं है, उनके साथ आपको शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। यही आपका दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन का एक तरीके से मेन उद्देश्य है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा, या फिर उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों अगर आपने हमारी आरटीई अधिनियम 2009 वाली वीडियो देखी है तो हमने उसमें आपको पॉइंट्स बताए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाली वीडियो आप उसको देखिएगा तो उसमें सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। ओके, तो एक अध्यापक को सभी दायित्वों को पूरा करना होगा, यानी कि विद्यालय में उसको नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो डी ऑप्शन है वो दोस्तों राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। दोस्तों पहले हम थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं। हमने एनसीएफ पर वीडियो भी बनाई है। दोस्तों आपका ये एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। ओके, ये आपका चौथे नंबर का फ्रेमवर्क है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। यानी कि इससे पहले भी आपके 3 फ्रेमवर्क आए थे 1975 में, 1988, 2000 और 2005। तो ये आपका चौथे नंबर का आपका एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है। ओके, इसको आपने ध्यान में रखना है, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। ठीक है ना। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एनसीएफ है ये आपका एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर आपके प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आपके जो कुछ विशेषज्ञों को चुना गया था आपके देश भर में से। ठीक है ना। तो उसमें आपका इस तरीके से इसका हम एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रियान्वयन इसका किया गया। इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, और हमने इस पर भी हमने वीडियो आपकी बनाई हुई है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि उसमें इन्होंने कुछ अनुशंसाएं दी थी शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि आप महिला के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों को आयोजित किया जाए। तो ये आपका इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में इन सभी सुधारों को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, इसकी भी इसमें बात करी गई है। ठीक है। और इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इन तीनों की इसमें बात करी गई है परीक्षा सुधार के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आरटीई एक्ट 2009 करता है, जो कि पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, 6 से 14 वर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और हमने आपको एनसीएफ के बारे में बताया था और उसके आधारभूत सिद्धांत के बारे में भी आपको हमने दोस्तों बताया था कि एनसीएफ के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं। ओके, तो आधारभूत जो सिद्धांत है दोस्तों, वैसे एक्चुअली इसके क्या थे, आपके 5 आधारभूत सिद्धांत थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इनको मार्गदर्शक सिद्धांत भी बोला गया था। ठीक है, जिससे जैसे कि था कि आपको ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, इसके अलावा पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ठीक, और पाठ्यचर्या का इस तरह से संवर्धन करना कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो। ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षा को भी काफ़ी लचीला बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, और इस तरीके से
हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समावित हो। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि रटने को महत्व प्रदान, सॉरी यहाँ पर ना करना होगा दोस्तों, यहाँ पर ये गलत हो रखा है। रटने को महत्व ना प्रदान करना, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये सभी दोस्तों एक तरीके से इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है ना। पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, रटने को महत्व ना प्रदान करना होगा दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रटने को महत्व ना प्रदान करना भी इसका एक तरीके से उद्देश्य है। ठीक है ना। तो यानी एक तरीके से इनका सिद्धांत है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ये दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इन्होंने ये चीज भी बताई है अपने हम कह सकते हैं फ्रेमवर्क में, इन्होंने बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट क्यों पढ़ना आवश्यक है, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी इन्होंने बताया गया है, कि जैसे भाषा क्यों पढ़ाई जानी चाहिए और भाषा किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, इसके अलावा गणित क्यों पढ़ाई जानी चाहिए और किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है ना। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें विस्तार से बताई और हमने अपनी वीडियो में भी दोस्तों वो चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है ना। तो गणित क्यों पढ़ाई जाए, गणित बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, या फिर बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। ठीक है ना। तो इनका ये कहना था दोस्तों कि जो छात्र छात्राएं हैं उनमें आप गणितीय क्षमताओं का विकास करो ताकि वो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर सके, अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित कर सकें। ओके। ताकि वो समस्याओं को हल करने लायक बन सके। तो इसलिए गणित शिक्षण हमेशा से आवश्यक रहता है, इसीलिए कक्षा 10 तक यह अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ओके। तो नेक्स्ट होता है, निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जाए, समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डाल गए, समाकलन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि आप निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए कहाँ प्रावधान किया जा सकता है दोस्तों, समावेशित शिक्षा द्वारा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा इनके लिए प्रावधान किया जा सकता है और वैसे भी किया गया है। ओके। मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में डालकर नहीं, इंटीग्रेशन द्वारा नहीं। ओके। समावेशित शिक्षा के द्वारा अभी हमने दोस्तों ऊपर डिस्कस किया था, तो अब आपके लिए ये इजी है। ओके। इसके बाद आता है विशेष शिक्षा संबंधित है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन किससे संबंधित है, मेधावी विद्यार्थियों की शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। अब आप बताइए विशेष शिक्षा किससे संबंधित होगी दोस्तों, ये है आपकी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अब कम योग्य में कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बुद्धि से ही रिलेटेड हो, कोई बच्चे विकलांग भी हो सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि जो स्पेशल एजुकेशन है दोस्तों, वो आपकी शारीरिक रूप से जो आपके विकलांग बालक हैं, या मानसिक रूप से विचलित बालक हैं, या आपके शैक्षिक रूप से भिन्न बालक हैं, या फिर सामाजिक रूप से विचलित बालक हैं, उनके लिए आप विशेष शिक्षा चलाते हैं। ओके। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे भाई। शारीरिक रूप से कौन कौन हो सकते हैं, जैसे आपके विकलांग बालक होते हैं।
ठीक है ना। उसमें आपके कुछ गति विकलांग होते हैं, कुछ सांवेदिक रूप से विकलांग होते हैं, अंधे बहरे होते हैं, ठीक है ना। अब मानसिक रूप से विचलित बालक जैसे आपके मंदबुद्धि बालक होते हैं, और आपके क्रिएटिव बालक होते हैं, या पिछड़ी बुद्धि के बालक होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि ये आपका कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, जो आपका विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। इसके बाद आएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, ठीक है। आपको बताना है कि किस पर लागू नहीं होता है। देखिए, निशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, या बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो अगर अभी आपने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पढ़ा है तो दोस्तों उसमें निशक्त बच्चे भी आते हैं, ठीक है ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे तो आएंगे ही, बच्चों की नियमित उपस्थिति भी उसके अंतर्गत आती है। लेकिन 6 से 14 वर्ष 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, तो हम इसमें कहेंगे कि ये इसमें लागू नहीं होता है। ओके, इसके बाद अगला, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। अब भी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, और अभी मैंने आपको बताया था उनके बारे में। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बाहरी होगा, ठीक है, ये गलत है, भारी नहीं, बाहरी। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल सही। बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये तीनों सही हैं। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, इसका मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो दोस्तों इसका आप राइट आंसर देखें तो वो होगा दोस्तों बहुभाषा, ठीक है ना। यानी इन्होंने दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का दस्तावेज है वो उसमें बहुभाषा की दोस्तों इसमें बात कही गई। ये एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा पर आधारित नहीं है, ये आपका बहुभाषा पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों इसमें इन्होंने आपकी एक मातृभाषा की भी बात करी है, इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी में शिक्षा की भी बात करी है, और उसके अलावा क्षेत्रीय भाषा की भी बात करी गई है, और आधुनिक भारतीय भाषाओं की भी बात करी गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुभाषा इसका राइट आंसर है। ओके, क्योंकि इसमें आपके देखिए, अगर आप कक्षा 1 से 5 की बात करें तो उन्होंने बोला है कि भाई जो शिक्षण है वो मातृभाषा में होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा की भी बात करी और अंग्रेजी भाषा की भी इन्होंने बात करी है। तो 3 भाषाएं तो यहीं पर ही होगी ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी बहुभाषी, हम इसके लिए इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो क्षेत्रीय भाषा वो तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होगी, ठीक है। भले ही इसमें आपकी जो हिंदी है और अंग्रेजी है वो तो कॉमन हो गई, लेकिन मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा जो होंगी वो तो हर क्षेत्र की अलग अलग होती है। तो इस तरीके से बहुभाषी ये बन जाता है। ओके, इसके बाद आता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है, आपको बताना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनिवार्य शिक्षा की, तो अनिवार्य शिक्षा का मतलब यही है दोस्तों कि जो उचित सरकार होगी, कहने का मतलब ये है कि चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। कहने का मतलब ये है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं वो अनिवार्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा में या प्रारंभिक विद्यालयों में दाखिला लें, अनिवार्य रूप से उपस्थित हों और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका राज्य सरकार है या आपकी केंद्र सरकार है। कई आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो वहाँ पर वो भूमिका केंद्र सरकार की हो जाएगी। जहाँ पर आपका राज्य है तो वहाँ पर अपने आप ही राज्य की भूमिका हो जाएगी, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी केंद्र की भूमिका रहती है कि वो आपका आरटीई का
जो संचालन है उसमें सुनिश्चितता लाए। ओके, ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है उचित सरकार। तो उचित सरकार का यही मतलब है दोस्तों। इसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ओके, अब आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या है। अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। लिंग के अनुसार समजातीय है, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन हुआ है दोस्तों, तो उसके बाद जो आपका कक्षा कक्ष है वो लिंग के अनुसार दोस्तों अधिक समजातीय है। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन हुआ है तब से आपका जो कक्षा कक्ष है वो लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद आता है अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं, यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो दोस्तों अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की, तो उनका मानना है कि गलतियां इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ओके, क्योंकि कोई बच्चा अगर गलती करेगा तो उससे क्या होगा, उसको अंतर्दृष्टि आएगी उसके अंतर्गत। ठीक है ना, यानी कि वो समस्या को समाधान करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, यानी कि वो सूझ, कहते हैं ना भाई अंतर्दृष्टि क्या होती है, सूझ, तो वो सूझबूझ का प्रयोग करेगा और समाधानों को पहचानने में सहायता होगी। तो जितना वो गलती करेगा उतना ही उसकी अंतर्दृष्टि बढ़ेगी। तो ये मानना है एनसीएफ का। ठीक है, होता भी यही है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। ओके, इसके बाद आता है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अनुभव को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ संख्या 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो अगर आप इस देखिए स्टेटमेंट को देखिए, एनसीएफ के पृष्ठ संख्या 13 में स्टेटमेंट दिया गया है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सीटीईटी में आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने तथा विद्यालय को ज्ञान के संग जोड़ने में सक्षम बनाएं। तो इसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका, प्राथमिक भूमिका होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा करना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, और बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। तो आप बताइए कि आपको इस स्टेटमेंट से क्या लगता है। ठीक है ना, कि बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभव को बांटने के लिए विद्यालय को ज्ञान के संग जोड़ने में सक्षम बनाए। तो आप देखिए तो क्या होना चाहिए, बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। ठीक है ना, यहाँ पर शिक्षिका अच्छे प्रश्न, यहाँ पर शिक्षार्थी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, शिक्षक पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो उनका ये मानना है कि भाई जो बच्चे हैं उनको अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देने हैं। यहाँ पर साफ साफ करना है कि भाई आप पाठ्य पुस्तक को के ज्ञान को आप इस तरीके से प्रस्तुत करने के स्थान पर, आप उसको पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पे बच्चों को अपनी आवाज़ पाने, कार्य करने के लिए जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने
अनुभव को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के संग जोड़ने में सक्षम बनाएं। ये इसका दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए कि एक प्राथमिक शिक्षक की हम कह सकते हैं प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए संदर्भ में। इसके बाद आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। NCF 2005 के बारे में, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था NCF की, जब हमने स्टार्ट की थी वीडियो कि भाई NCF क्या है दोस्तों। ये है आपका NCERT द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। अभी इसके बारे में बताया था कि चौथे नंबर का ये दस्तावेज है, ठीक है। तो यानी इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, कि जो आपका NCF है वो NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ आपकी प्रस्तुत करता है। ओके, नेक्स्ट NCF 2005 बल देता है। ओके, अब आप बताना है कि आपको कि जो NCF 2005 है वो किस पर बल देता है। करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर या फिर सभी। अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें NCF की तो NCF किस पर बल देगा ये आप सीख सकते हैं। आप अपने जो भी इसके उद्देश्य देखे हैं ये आपका करके सीखने पर दोस्तों बल देता है, ठीक है ना। समस्या हल करने पर नहीं, समस्या हल करना एक अलग चीज़ है, समस्या को हल किस तरीके से किया जाए वो एक अलग एस्पेक्ट है, ठीक है ना। रटने पर तो डेफिनेटली बल नहीं देता है, ठीक। तो ये आपका करके सीखने पर बल देता है। ओके, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसके बाद अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद या संज्ञानात्मक वाद सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रचनावाद। देखिए अगर आप बात करते हैं NCF की तो दोस्तों ये आपका एक तरीके से ऐसा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की रचना करता है जो भारत में स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा या फिर हम कह सकते हैं रचना प्रदान करती है, ठीक है ना। तो आपका एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क क्या है वो आपकी एक रचनावाद से इसने अपनी समझ प्राप्त की है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपको एक रूपरेखा दोस्तों ये दे रही है कि आपको कैसे कार्य करना है, ठीक है ना। आप शिक्षण प्रथाओं को आप कैसे यूज़ करेंगे, पाठ्यक्रम कैसा चलाएंगे, पाठ्य पुस्तक क्या होनी चाहिए, क्यों आपने भाषा पढ़नी है, गणित क्या पढ़नी है, तो आपका जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, तो उसका उसने आपको क्या दिया, एक फ्रेमवर्क दिया है। तो ये किससे इसने अपनी समझ प्राप्त की है, इसने रचनावाद से अपनी समझ प्राप्त की है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि RTE 2009 और NCF 2005 पर आधारित थे। अभी काफ़ी और भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, be safe and take care.